Today, in the topic of incapacity, we are discussing who are competent to make a contract और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जैसा कि हम अपने इस अध्याय के तहत दो बिंदुओं पर चर्चा मैं कर चुका हूं। संविदा करने के लिए पक्षकार सक्षम हो, सक्षमता के तहत पक्षकार की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो या 18 वर्ष हो, और स्वस्थ चित्त का क्या औचित्य है और स्वस्थ चित्तता क्या है, कौन कौन सी स्थितियां स्वस्थ चित्तता के अंतर्गत नहीं आती हैं, और लूसिड इंटरवल के तहत अगर संविदा हम करते हैं तो किन परिस्थितियों में हम संविदा कर सकते हैं। इन विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन दिस टॉपिक। The third important thing is the party must not be disqualified from contracting. जो पक्षकार हैं वो डिस्क्वालिफाइड न हो, अर्थात उनके विरुद्ध नो केस शैल प्रोसीड in the court of law, उनके विरुद्ध कोई मुकदमा न चलता हो और किसी भी मुकदमे में एंड he or she shall not be convicted in any case. He or she shall not be convicted in any court, in any case by court. मेरे कहने का अर्थ है किसी भी व्यक्ति का मुकदमा न चल रहा हो और चलना ही नहीं, चलने के साथ साथ वह दोष सिद्ध न किया गया हो। एक वर्ड है दोष सिद्ध। आपके ऊपर दोष लगा है कि आपने हत्या किया है, इसका मुकदमा चल रहा है और साथ ही साथ वह सिद्ध भी न हुआ हो। अगर कोर्ट आपके विरुद्ध यह जजमेंट दे देता है कि आपने हत्या किया है और आप सजायाफ्ता है, आप सजा भुगत रहे हैं, आप जेल में हैं, 14 वर्ष का, 6 वर्ष का, 8 महीने का, 10 वर्ष का, जो भी जेल सजा निर्धारित किया गया है कोर्ट के द्वारा, अगर आप उस जेल में हैं दोष सिद्ध के तहत, तो दोष सिद्ध के तहत जो दौर आपका रहेगा, जो समयावधि आप जेल में व्यतीत कर रहे हैं, तो जो आप अपना सजा को आप उस पीरियड को आप कंटिन्यू कर रहे हैं जेल में, उस पीरियड में आप कोई भी संविदा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, दे आर डिस्क्वालिफाइड, दे शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड। उनको अनहर घोषित किया गया है। एक हिंदी में वर्ड है अनहर। अनहर मीन्स दे आर डिस्क्वालिफाइड। वो डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। वो दोष सिद्ध के दौरान जो जेल में है, उस जेल के दौरान वह कोई भी संविदा का पक्षकार नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज है, जैसे एलियंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, फॉरेनर्स हैं, मैरिड वोमेन है, मैरिड वोमेन, फेलोनी है, दे आर इंटाइटेड, ये लोग संविदा के पक्षकार हो सकते हैं। अगर कोई युद्ध हुआ है, युद्ध के तहत दुश्मन व्यक्ति आपके देश में कैद है, तो क्या वह व्यक्ति संविदा कर सकता है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान के कुछ लोग जेल में बंद हैं या दोष सिद्ध हो गया है, दोष सिद्धि के बाद आपके देश में रह रहे हैं, क्या वह मुकदमा क्या वह संविदा के पक्षकार हो सकते हैं? क्या वह संविदा कर सकते हैं?
एलियंस जिसको हम कहेंगे, वो संविदा कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। और एम्बेसडर्स होते हैं, दूता एम्बेसडर्स होते हैं जो दूतावास में रहते हैं, वो संविदा कर सकते हैं। फॉरेन संविदा कर सकते हैं, मैरिडो में संविदा कर सकती है, फेलोनी संविदा कर सकती है। तो दे आर इंटाइटल्ड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, इस संविदा ये लोग कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के तहत फेलोनी मतलब भगोड़ा, हाँ, भगोड़ा भी संविदा कर सकता है। ठीक है, तो दे आर इंटाइटल्ड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इस टॉपिक के तहत इतनी बातें थी। आगे की जो आपकी टॉपिक रहेगी वो है कि इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज दे आर नॉट ओबेइंग देयर ऑब्लिगेशंस प्रॉपरली, अर्थात संविदा के तहत जो भी दायित्व पक्षकारों का आता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट चैप्टर है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अर्थात यदि संविदा के पक्षकार, जैसे मैंने आपको बताया है, ए ने प्रस्ताव दिया बी को कि मेरी एक जमीन है, उस जमीन को मैं आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या आप मेरी जमीन लेंगे? बी कहता है यस मैं लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट। और धारा 10 के सारे आवश्यक तत्व इसके तहत हैं, तो संविदा बन जाता है। अगर दोनों में से अपने दायित्वों का निर्वहन कोई नहीं करता है तो उसके तहत क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा? नहीं माना तो क्या करेंगे? हाँ, तो आप जाएंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा दायर करेंगे। संविदा भंग जिसकी हिंदी है, ठीक है, संविदा भंग की मुकदमा आप दर्ज करेंगे। संविदा भंग का मुकदमा जब आप दायर करेंगे कोर्ट में, जैसे इसको जमीन देना था, इसको पैसा देना था, इसने तो जमीन लिख दिया, इस विश्वास पर लिख दिया कि भी पैसा दे देगा, भी पैसा नहीं दे रहा है, ठीक। तो वहां पर अगर रिकॉर्ड आपके पास है, दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज इम्फेसिंग दैट यू मस्ट डू द कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन फॉर्म। ज्यादातर आप लोग लिखित किया करिए, यू मस्ट ट्राई टू डू द कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन फॉर्म। लिखित वे में अगर ज्यादा रहेगा तो आपके पास प्रमाण रहेगा, और उस प्रमाण और उस एविडेंस के तहत यू कैन फाइट योर केस वेरी प्रॉपरली इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में आप आराम से उसको फाइट कर ले जाएंगे। इसलिए जो भी काम आप करिए वो लिखा पढ़ी करते हुए करिए। तो यहां पर प्रमाणित हो जाएगा, जैसे ए ने तो जमीन लिख दिया, ए के पास प्रमाण है, अब बी ने पैसा नहीं दिया, तो इसका प्रमाण बी के पास है, न कोई चेक दिया, न कोई डिलीवर हुआ, न कोर्ट में कोई बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ। वो बोलेगा सर हमारे पास देखिए 1 महीने में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। इन्होंने वादा किया था कि आप लिख दीजिए मैं आपको पैसा 2 महीने दे दूंगा, लेकिन पैसा दे नहीं रहे। तो इसके तहत ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बताइए। अगर पैसा कैश में दे दिया गया हो, कैश में भी दे दिया जाएगा, लेकिन वहां तो लिखित में दस्तावेज में तो लिखा रहेगा कितना दे दिया गया है। जब आप कोई जमीन खरीदते हो तो वहां पर तहसीलदार के सामने है जो वो है आपके क्या कहते हैं, जो जमीन के लेन देन का काम कौन अधिकारी करता है? हाँ, लेखपाल कहाँ करता है? लेखपाल तो नपाई करता है, लेखपाल नहीं करता है, रजिस्ट्रार करता है। आप लोग बहुत छोटी छोटी बात नहीं जान रहे, कैसे गाड़ी चलेगी आप लोगों की। रजिस्ट्रार होता है ना, जब आप जमीन लिखते हैं ना एक दूसरे को, तो रजिस्ट्रार के सामने सम्मुख हुआ जाता है, तो रजिस्ट्रार पूछता है क्या तुमको पैसा दिया? तो आप कहोगे हाँ साहब दे दिए पैसे, ये होता है। तो वहां पर आपको स्पष्ट रहना पड़ेगा। अगर आप वहां पर गड़बड़ी, अगर लिखा पढ़ी में विश्वास करके आपने लिख दिया कि हाँ उन्होंने दे दिया, और रजिस्ट्रार के सामने आपने कह दिया आपको पैसा नहीं, भी हाँ साहब हमको मिल गया, अगर ये काम किया और उसके बाद पैसा नहीं दे रहा तो आप जैसे हम बाद में दे देंगे, रजिस्ट्रार सामने बोल दे,
हाँ तो बाद में देंगे सर वो भी लिखा है। नहीं, बाद में दे देंगे नहीं होगा। जमीन जाएगी। जमीन नहीं, आपको वहां पर पैसा देना है, रजिस्ट्री अगर हो रही है तो बाद में दे देंगे। व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन लीगली जो है वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी क्या धोखा होता है, लोग विश्वास में इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, वो कहता है अरे भैया लिख जा, तू 6 लाख रुपया दे दिए ही, और रजिस्ट्रार साहब सामने कहता तू दे दिए पैसा, तो बाद में तू दे 2 महीना बाद होता है ना। अब बाद में ये सब चीजें हो जाने के बाद वो कहता पैसा हम नहीं देंगे, तो फिर आप यू इन ट्रबल। जब आप मुकदमा भी करेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि सारा प्रमाण तो उसके हाथ में है कि साहब उसका वो भी कहेगा साहब देखिए रजिस्ट्रार के सामने उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने ले लिया है पैसा, पा गया पैसा, लिखा भी गया पैसा। तो दैट्स वाई जो भी काम हो लिखे, चाहे जितना भी कोई खास व्यक्ति हो, उसको कहिए नहीं भैया ये काम तो भाई लिखा पढ़ी में होगा। अगर आप वहां धोखा खाए तो फिर बाद में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करेंगे। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा होगा, तो एक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो चलेगा, एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा होगा, कोर्ट पूरे विषय को सुनेगा, सुनने के बाद फिर निस्तारण करेगा। अगर ए को यह सिद्ध होता है, ए या सिद्ध कर देता है कोर्ट में दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से कि उसने जमीन लिख दिया है और बी ने पैसा नहीं दिया है, तो कोर्ट मानसिक पीड़ा को भी ध्यान में रखते हुए एक समय निर्धारित कर देगा कि विद इन वीक यू मस्ट गिव द मनी, आप पैसा दे दीजिए, और नहीं तो फिर ये आपके लिए मांगना पड़ेगा। हाँ? तो ये है सारी स्थितियां। तो लास्ट चैप्टर पर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर